दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब GSTR 3B आप फाइल करते हैं तो उस टाइम पे आपको कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होती है। उसी की कुछ बेसिक जो गाइडलाइंस है वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और हालांकि इसकी जो गाइडलाइन है मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कौन कौन सी ऐसी बातें होती है जब आप अपनी 3B जो फाइल करते हैं तो उस टाइम आपको कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ी सी बेसिक सी जो गाइडलाइंस है यानी कि GST पोर्टल पे भी आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर मैं अभी अपनी जो है मई मंथ की जो है GSTR 3B में फाइल करूँगा। तो अभी आप डेट देखेंगे 16 जून, आज की जो डेट है 16 जून है। और इसमें GSTR 3B अगर आप फाइल करते हैं तो यहाँ पर आप डेट देखेंगे कि इसकी जो है 20/6 हर महीने की 20 तारीख इसकी लास्ट डेट होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं अपना GSTR 1 में फाइल कर चुका हूँ। ये GSTR 1 की जो आप टेबल ऊपर देख रहे हैं और नीचे जो है GSTR 3B होता है। तो 3B की जो होती है कि आप हमेशा हर महीने की 20 तारीख इसकी लास्ट डेट होती है, तो 20 तारीख तक आपको अपनी GSTR 3B फाइल करनी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कभी भी आप अपनी जब GSTR 3B फाइल करें तो हमेशा 15 तारीख के बाद में ही आप फाइल करें। वो उसका क्या रीज़न है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं डैशबोर्ड पे आपको दिखा देता हूँ कि जब आप अपनी GSTR 1 फाइल करते हैं तो उसके इसमें 2A जो मतलब कि 2A का मतलब होता है और 2B, दो तरह की आपको इसमें टेबल देखने को मिलती है, GSTR 2A और GSTR 2B। तो मैं यहाँ पे जैसे जून मंथ के मई मंथ यहाँ पे सर्च करता हूँ तो GSTR 1 के साथ ही जब आप देखते हैं तो दो तरह की टेबल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, GSTR 2A और GSTR 2B। तो ये जो क्या होता है कि GSTR 2B के अंदर जो आपको डाटा होता है, यहाँ पे GSTR 2B के अंदर जो आपको जो ITC आपको मिलता है वो सारी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ये जो स्टेटमेंट की जो रिपोर्ट होती है ये आपको हर महीने की 14 तारीख को जनरेट होती है। जैसे मैं अगर व्यू करके आपको दिखा देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो तारीख है जनरेटिंग डेट यहाँ पे क्या आ रही है 14 तारीख, यानी कि आपको क्या करना है, GSTR 1 आप फाइल करते हैं उसकी लास्ट डेट होती है 11, हर महीने की 11 तारीख। और 11 तारीख के बाद में 14 तारीख को जब ये रिपोर्ट जनरेट हो जाती है तो 14 तारीख के बाद और 20 तारीख से पहले कभी भी आप अपनी GSTR 3B को फाइल कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट जैसे जनरेट हो गई, जनरेट होने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर आपको वो जो जितने भी आपको ITC क्लेम मिलता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इंटीग्रेटेड टैक्स होता है कितना मेरे को मिला है, 11,811 का मुझे इसमें मिला है। सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का जो भी वो सारी की सारी डिटेल्स जो होती है इस टेबल के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको जो टोटल होता है आप देखेंगे कि इसमें क्या इंटीग्रेटेड टैक्स मेरा कितना है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स सारा सब कुछ मिला के टोटल समरी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो होती है, ये जो टेबल होती है कहने का मतलब होता है कि जो 2B का जो ये टेबल है जनरेट होती है हर महीने की 14 तारीख को। तो जब कभी भी आप अपना GSTR 3B जब फाइल करें तो ये हमेशा चेक कर लें कि आपको जो 2B का जो ये रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, अगर ये रिपोर्ट जनरेट नहीं होगी तो दोस्तों जब आप 3B फाइल करते हैं उसमें ITC आपको देखने को मिल जाता है। टेबल नंबर 4 के अंदर आप देखेंगे कि जो ITC आपको रिसीव होता है वो इसी जो GSTR 2B का जो ये समरी होती है इसी से आपको उसके अंदर ITC आपको देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ और अब रिटन फाइल में कर देता हूँ अपना 3B, मतलब अभी मैंने 3B को फाइल नहीं किया है लेकिन मैं अब 3B फाइल करने जा रहा हूँ। तो इसी का मैं लाइव यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो इफेक्ट आपको किस तरह से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने अपनी जो है GSTR 1 फाइल कर दी, 2B का डाटा भी मैंने आपको दिखा दिया कि मेरी यहाँ पे जो है 2B की जो रिपोर्ट जनरेट हो गई है। और जनरेट होने के साथ ही यहाँ पर मैं अब जब 3B फाइल करूँगा तो यहाँ पर मैं करता हूँ प्रिपेयर ऑनलाइन। तो जैसे मैं प्रिपेयर ऑनलाइन करता हूं तो यहाँ पर क्या होता है, रिटर्न फाइल मेरे को नील की जो है ये रिटर्न मुझे नील की फाइल नहीं करनी। अगर आपको नील की करनी होती है तो आप यस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं करूँगा नो, मुझे नील की फाइल नहीं करनी और यहाँ मैं करता हूँ नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पॉपअप आता है यहाँ पर इस पॉपअप का बहुत ही बड़ा रोल होता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जब आप देखेंगे कि सारे ग्रीन हो जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि GSTR 1 आपने फाइल कर दी तो यहाँ पे फील्ड आ गया कि मैंने फाइल कर दी है, उसकी समरी भी यहाँ पे जनरेट हो गई है। फर्स्ट नंबर की ये चीज़ हो जाती है और सारी टेबल आप देखेंगे कौन कौन सी टेबल के अंदर आपका डाटा एंटर हुआ वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब GSTR 2B जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था और उसके अंदर आपको GSTR के अंदर 3.1D रिवर्स चार्जेस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो 2B का जो है वो रिपोर्ट भी मैंने आपको भी दिखाई थी, वो भी जनरेट हो चुकी है और होने के साथ ही यहाँ पे उसकी समरी भी जनरेट हो चुकी है। यस,
और इसके बाद में आप देखेंगे GSTR 2B का जो होता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है ITC, मैंने अभी आपको दिखाया था कि जो मल्टीपल जो पार्टीज होती है जितनी भी आपकी परचेज होती है तो उस केस में आपका ITC आपको इसी के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें ग्रीन होती है और यहाँ पे जनरेटेड और यस होता है, तब आपको क्या करना होता है, अपनी GSTR 3B को फाइल करना होता है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज, और क्लोज करने के साथ ही अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ टेबल नंबर 4 मैंने आपको बताया था कि जो आपको ITC मिलता है। अब ITC के अंदर आप देखेंगे ये वाला जो टेबल नंबर 4 के अंदर होता है, टेबल नंबर 3.1 के अंदर वो होता है कि GSTR 1 के अंदर जो डाटा आपने दिया है, यानी GSTR 1 के अंदर जितना आपको IGST कितना बन रहा है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। तो मेरा यहाँ पर जो IGST जो बना है केवल वो अमाउंट यहाँ पे देखने को मिलता है, सेंट्रल टैक्स आपको देखने को मिलता है। तो अगर मैं अपनी समरी आपको दिखाऊं तो अप्रोक्स यहाँ पे 15,000 तक का मेरे को यहाँ पे टोटल मुझे टैक्स पे करना है। और मेरे को जो इनपुट कितना मिला वो मैं आपको दिखा देता हूँ, 16,000, और सेंट्रल ये 16 32। तो अप्रोक्स मेरा यहाँ पे ITC मेरे को 32,000 का मुझे मिला है, और यहाँ पर मेरे को केवल पे करना है अप्रोक्स 15,000। तो लमसम अगर मैं इसके अंदर देखूँ तो यहाँ पर भी मेरा जो है अप्रोक्स 16,000 या 17,000 तक का अमाउंट जो है वो मेरे इसमें रेस्ट अमाउंट हो जाएगा, जो कि मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर इसका जो है आपको वो देखने को मिलेगा कि मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक की क्रेडिट लेजर होता है उसके अंदर बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको फाइल करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने अभी बैलेंस आपको दिखाया है। अगर इसको जब भी मैं 3B जब कंप्लीट में फाइल कर दूंगा तो ये वाला जो अमाउंट होता है 3.1, ये वाला जो अमाउंट है मुझे पे करना है, और ये मेरे इलेक्ट्रॉनिक जो क्रेडिट लेजर होता है उसके अंदर इसका जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें जो होता है IGST और CGST और SGST के अंदर वो अमाउंट ऐड हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सी गाइडलाइन होती है। अब मैं यहाँ पे जैसे कर देता हूँ प्रोसीड टू पेमेंट। तो प्रोसीड टू पेमेंट पे करने पर ये वाला जो कैश लेजर का जो होता है ये मैं पूरी डिटेल एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और करने के साथ ही सारी चीज़ें आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर मेरा जितना भी जो बन रहा है कि जो मुझे पे करना है, आप देखेंगे 14,559 का मुझे यहाँ पे IGST टैक्स होता है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स जो मैंने आपको बताया था कि मुझे 15,000 तक का जो अमाउंट होता है वो मुझे पे करना है। ये अमाउंट मेरा इलेक्ट्रॉनिक जो क्रेडिट लेजर होता है उसमें से लेस हो जाएगा, और जो मुझे ITC मिला है उसका प्लस माइनस होके मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसको फाइनल करने से पहले अगर मैं अपना लेजर बैलेंस आपको दिखा दूं तो लेजर बैलेंस का मतलब ये होता है कि मैं अगर आपको भी अपना लेजर बैलेंस दिखा देता हूं, यहाँ पे सर्विसेज के अंदर लेजर, और लेजर के अंदर होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो इसमें आप देखेंगे कि मेरा जो बैलेंस अभी 19,000 का है, तो 19,000 के अंदर आप देखेंगे कि अप्रॉक्स 32,000 का मुझे यहाँ पे ITC मिला है। तो 32,000 को अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ तो अप्रॉक्स 41, यानी कि आप देखेंगे कितना हो गया 20,000 में मान लेता हूँ तो 32 40 यानी 50 अप्रॉक्स आप देखेंगे कि 50,000 तक का जो होता है कि यहाँ पे मेरे को अप्रॉक्स 50 प्लस ही जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर जो और 15,000 का मुझे उसके अंदर पेमेंट अगर मुझे पे करना है, तो फिर भी अगर मैं इसमें से जो देखूंगा तो प्लस माइनस होने के बाद में मोटा मोटी अगर मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि जैसे दोस्तों अगर 50,000 जो होता है, मैं 30,000 ही अमाउंट में लेता हूँ कि मेरा 32,000 का जो ITC मुझे मिल रहा है वो 32,000 ना हो कि अगर मैं उसको 31 ही मान लेता हूँ, और 19,000 का मेरा यहाँ पे इसमें बैलेंस पड़ा हुआ, तो मोटा मोटी 50,000 का यहाँ पे हो गया, और इसमें से 15,000 की मुझे पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर आपको लास्ट में जब मैं 3B फाइल कर दूंगा तो करने के बाद में यहाँ पर जो बैलेंस आप देखेंगे वो बैलेंस जो है कि अप्रॉक्स 35,000, लमसम मैं बता रहा हूँ कि अप्रॉक्स 35,000 तक का ये मेरे इसके अंदर लेजर बैलेंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो जैसे मैं लेजर बैलेंस मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं अपनी जो 3B है वो फाइल कर देता हूँ। जैसे डैशबोर्ड पे जाता हूँ, 3B मैं कंप्लीट फाइल कर देता हूँ। लेजर बैलेंस आप यहाँ पे भी फ्रंट में भी देख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, रिटर्न पे फाइल, और फाइल होने के साथ ही मैं अब कंप्लीट प्रोसेस कर देता हूँ, और इसी का मैं आपको थोड़ा सा लाइव भी दिखा दूंगा। सारी प्रोसेस मैं कंप्लीट कर चुका हूं, और करने के साथ अब मुझे जो पेमेंट करना है मैं इसकी जो है पूरा फाइल कर देता हूं। यहाँ पे होता है प्रोसीड टू पेमेंट, यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट, और यहाँ पे मैं अपनी जो है मेक पेमेंट फ्रॉम क्रेडिट टू लेजर, क्रेडिट लेजर की तरफ से जो पेमेंट होगा वो डिडक्ट हो जाएगी। डिडक्ट होने के साथ ही मैं कर देता हूँ यस, और मैंने कर दिया ऑफसेट सक्सेसफुली। अब यहाँ पर मैं अपना जो अगला प्रोसेस होता है वो प्रोसीड टू फाइल, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इक्वल। ये 3B फाइल करने का भी एक प्रोसेस है। आपको क्या करना होगा, जब आपका ITC मिल जाता है तो आपको 3B इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करके अपना जो 3B होता है वो आपको फाइल करनी होती है। तो 3B फाइल करने से पहले इसका मुझे OTP रिसीव होगा, तो वो मैंने अपनी email ID में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ।
और अब मैं यहाँ पे अपना वो सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैंने अपना जो है EVC मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को OTP रिसीव होगा, वो OTP मैं वहाँ पे एंटर कर देता हूँ क्योंकि मेरे ईमेल आईडी पे मुझे रिसीव होगा। तो यहाँ पर ये OTP मेरे को मिल गया, तो ये OTP मैं वहाँ पे एंटर कर दूंगा। और यहाँ पे अब मैंने क्या किया, अपनी 3B जो है मेरी वो फाइल हो गई है। अब मैं आपको अपना जो लेज़र बैलेंस है वो मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे चला जाता हूँ डैशबोर्ड पे, अब आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने आपको एक मोटा मोटी जो आइडिया दिया था कि लमसम मैंने 35,000 तक का आपको बैलेंस दिखाया था कि मेरे इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक जो क्रेडिट लेजर होगा उसमें 35,000 तक का बैलेंस रहेगा। तो मैं देख भी लेता हूँ यहाँ पे, आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक जो क्रेडिट लेजर है इसमें अप्रोक्स आप देखेंगे 27,000 ये हो गया, 8,000 और 1,400। मैं तो लेजर बैलेंस अगर आपको दिखा देता हूँ, सर्विसेज के अंदर यहाँ पे लेजर और लेजर के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, अब दोनों का अगर मैं दिखा देता हूं तो मैंने आपको एक लमसम आइडिया दिया था कि 35,000, तो 35,000 तक का मैंने आपको आइडिया दिया था कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा जो बैलेंस है वो 35,000 लगेगा। लेकिन थोड़ा सा 1,000 2,000 का यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि मैंने एक हल्की मोटा मोटी आपको आइडिया दिया था। तो इस तरह से आप देखेंगे 37,000 का जो है मेरा अभी भी क्रेडिट बैलेंस मेरे इसके अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे मैं वापस डैशबोर्ड आपको दिखा देता हूँ, और 3B जो है मेरी कंप्लीट फाइल हो चुकी है। अगर मैं आपको यहाँ पे रिटन फाइल्स के अंदर दिखा देता हूँ तो ये प्रोसेस फॉलो करके आप अपना 3B भी फाइल कर सकते हैं, और कुछ गाइडलाइंस होती है वो आपको देखनी होती है। अब आप देखेंगे मेरी GSTR1 फाइल है, 3B भी जो भी है ये भी मैंने फाइल कर दी है। तो फाइल करने के साथ ही मैंने दोनों चीज़ आपको दिखा दी कि इसमें ITC आपको किस तरह से मिलता है, जब तक कि आपका 2B का जो डाटा होगी वो समरी जनरेट हो जाती है हर महीने की 14 तारीख को, और 14 तारीख को जब वो समरी जनरेट हो जाती है वही आपके ITC के अंदर आती है। और जब तक वो समरी जनरेट ना हो, जब तक आप अपना GSTR 3B को फाइल ना करें। तो दोस्तों ये थोड़ी सी गाइडलाइन थी GSTR1 और GSTR 3B से रिलेटेड। तो दोस्तों 3B को जब कभी भी आप फाइल करें तो ये जो टेबल नंबर मैंने आपको बताई थी जिसके अंदर आपको ITC मिलता है, तो टेबल नंबर 4 के अंदर आप कंप्लीट चेक कर लें। जब को आपको ITC अगर नहीं मिलता है तो उसको कंप्लीट चेक करने के बाद ही अपना GSTR 3B फाइल करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।